हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड। सो आप सभी का तहे दिल से पहली बात तो धन्यवाद, क्योंकि ऑलमोस्ट जब आप ये वीडियो देखेंगे तब यहाँ पर आपको 99 की जगह 10K मिलेंगे, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अभी यहाँ पर सब्सक्राइबर हो रखे हैं 9998, मतलब 2 सब्सक्राइबर रह रहे हैं बस। ठीक है, तो 2 सब्सक्राइबर आपके जब ये वीडियो आप देखेंगे तो हो चुके होंगे, तो उसके लिए थैंक यू। सो आज की हमारी वीडियो होने वाली है हेल्थ एजुकेशन के ऊपर। कंप्लीट हेल्थ एजुकेशन का हम एक तरह से मैराथन सेशन रखेंगे, जिसमें हम हेल्थ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले ये चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, साथ में ही टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी मैं दे दूंगा, और प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं किसी भी आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आज देखते हैं हमारा क्या क्या कंटेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ एजुकेशन के बारे में। तो हम डेफिनेशंस के साथ साथ में आपके बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, जिसमें हम आपकी हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, उसके साथ साथ में ये फिजिकल एनवायरनमेंट, जितना भी आपका एयर पोल्यूशन वगैरह ये सब देखेंगे। बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन देखेंगे, इसमें आपके जितने भी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स सब देखेंगे। और आपका ओबिसिटी वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। साथ में ही आपके जितने भी इम्पोर्टेंट आपके और भी डिसीज़ हैं, या फिर जितने भी आपके कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, सबको हम कवर करने वाले हैं। और साथ में ही हम आपका और देखेंगे कि आपके जो अमीनो एसिड्स हैं वगैरह, ये सब मतलब ऑल ओवर आपको हेल्थ एजुकेशन में दोबारा बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं। 90 स्लाइड्स की ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, और देखते हैं कितने जल्दी हम इसे ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही, ठीक है, और शुरू करते हैं बहुत जल्दी हमारी ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप भी अपना इसको देखिए, आप कंप्लीट देखिए, या तो आप इसको 2 की स्पीड में देख लीजिए या फिर 1.5 की स्पीड में देख लीजिए, कैसे भी जैसे मर्जी आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपकी काम आने वाली है, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो या रिटर्न की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप 3rd ईयर में भी हो अगर बीपीएड के, तब भी आपको इतनी हेल्पफुल रहेगी कि आप दोबारा बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली स्लाइड हमारे पास है कि हेल्थ एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्या है। तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। तो इसका मतलब ये है कि आपकी हेल्थ, कोई डायरेक्ट हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आप फिजिकली फिट हैं तो हेल्थ है। देखिए, फिजिकली, मेंटली, सोशली सब तरीके से आपको फिट रहना है। ये आपकी डेफिनेशन किसने दी है? WHO ने 1946 में। साथ में ही यही आपकी सेम डेफिनेशन है, WHO ने ही दी है, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ये दूसरी डेफिनेशन दे रखी है, और साथ में आपके JF विलियम्स ने दे रखी है ये आपकी दूसरी, जो कि है आपकी हेल्थ इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ which enables the individual to give most serve best। ठीक है, अपना बेस्ट देने के लिए ये आपका हेल्थ एजुकेशन का डेफिनेशन दे रखी है। तो अब चलते हैं हेल्थ एजुकेशन की तरफ। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने या अलग अलग पर्सन ने अलग अलग अपनी डेफिनेशन दे रखी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें WHO की बारे में, तो हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन यहाँ दे रखी है इन्होंने कि हेल्थ एजुकेशन एक कंबाइन है, मतलब कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का? लर्निंग एक्सपीरियंस डिजाइन टू हेल्प इंडिविजुअल कम्युनिटीज इंप्रूव देयर हेल्थ बाय इंक्रीजिंग देयर नॉलेज और इन्फ्लुएंसिंग देयर एटीट्यूड्स। ठीक है, तो किसी भी तरीके से एकदम स्वस्थ रहना ही, आप किसी भी तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये डेफिनेशन इतनी ज़्यादा एग्जाम में आती नहीं है, WHO की मोस्टली आती है। तो अब ऑब्जेक्टिव अगर देखें, हेल्थ का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिव भी अलग अलग, ऑप्टिमम एक तरह से अलग अलग दे रखे हैं सबने अपने। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने दे रखा है कि ये आपका ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल है विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। साथ में ही ये आपका बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप है, पर्टिकुलरली फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ हेल्थ। ठीक है, आपका सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशली इन द रिस्पेक्ट टू हेल्थ, और आपका एप्लीकेशन ऑफ हेल्थ एक्ट
facts and principles in respect to economic efficiency in the production and the consumption of goods and service। सो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप मेनली अगर आप एग्जाम में लिखना चाहते हैं, रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जेई पार्क तो आपका इन्फॉर्मिंग पीपल, मोटिवेटिंग पीपल और गाइडिंग इनटू एक्शन। तो अकॉर्डिंग टू ऑथर, उसके बाद में आपकी हेल्थ नॉलेज, हेल्थ एटीट्यूड, हेल्थ प्रैक्टिस। इसके बाद में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ हेल्थ, ठीक है, एजुकेशन की। सो हेल्थ एजुकेशन में भी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। सबसे पहला हेल्दी लिविंग, हेल्दी सर्विस और हेल्दी इंस्ट्रक्शन, हेल्थ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सबसे पहला है कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी हेल्थ को बढ़ावा देते हैं या फिर हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपकी हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है कि जन्म जन्मांतर, या आपके माता से, पिता से बच्चों में आती है, ठीक है, और दादा से, उनके दादा से और बच्चों में आती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि कोई देखते होंगे आप, कभी बीमार ही नहीं पड़ता वो बच्चा, क्योंकि उनकी हेरिडिटी ऐसी है कि उनके माता पिता के जो जीन्स वो ऐसे ट्रांसफर हुए हैं कि उनके माता पिता का इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग था और वो बच्चों में ट्रांसफर हुआ है, तो उनकी हेरिडिटी स्ट्रांग है। सो ये आपके मेनली 2 तरीके से क्लासिफाइड है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी का तो ये फर्क पड़ गया, ठीक है। तो जैसे आपने सुना होगा, किसी का अगर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है तो बहुत परसेंटेज चांसेस है कि उनके आने वाली जनरेशन में भी किसी न किसी को होंगे। जैसे किसी के अगर किडनी सिस्ट होती है तो ये जरूरी है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसके सन को या फिर उनके फैमिली में किसी को ये किडनी सिस्ट होंगे। और नेक्स्ट आपका ये एनवायरनमेंट फैक्टर है। एक तो ये आपका हो गया जन्म जन्मांतर से, दूसरा एनवायरनमेंट फैक्टर। एनवायरनमेंट फैक्टर क्या होते हैं, आपके माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि गांव में रहने वाले बच्चे को बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट रहता है, वहाँ पर क्या है, एयर का बहुत अच्छा क्वालिटी इंडेक्स रहता है। और दिल्ली में यहीं पे देखिए एयर में ऐसा माना जाता है कि पर डे अगर आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं दिल्ली में, तो लगभग आप 10 सिगरेट पी रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना पुअर लाइफस्टाइल हो जाता है। तो अगर हम हेरिडिटी की फैक्टर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेनली ये देखिए, फर्स्ट वाला कह रहा है कि ट्रांसमिशन, जो मैंने आपको बताया कि ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक गुण हैं वो, या फिर डिसऑर्डर या डिजीज, वो माता पिता से बच्चों के अंदर जाती हैं जीन्स के थ्रू, ठीक है। अगर कोई गुण हो गए तो वो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है कि जीन्स आर द यूनिट ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ये आपका मेनली हाफ ऑफ द जीन्स कम फ्रॉम द मदर एंड हाफ ऑफ कम फ्रॉम फादर। तो दोनों के हाफ हाफ आते हैं ऑलरेडी। सो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हेल्थ में। ये आपका बेनिफिट भी कर सकता है, और अगर कोई डिसऑर्डर ट्रांसफर होना हो तो उसमें नुकसान भी कर सकता है। नेक्स्ट आपका है गुड हेरिडिटी प्रोवाइड द बेसिक साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड, ठीक है। साउंड बॉडी होगा यहाँ पर, ठीक है, साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड। वेयर ए पुअर हेरिडिटी इट विल इंश्योर। तो आपको ये मेनली जानने की जरूरत है कि जितना भी आपका ये दिया हुआ है तीनों हेरिडिटी, ये आपका पेरेंट्स से ट्रांसफर होके आपका बच्चों में जाता है और उनके बच्चों से फिर दूसरे बच्चों में जाता है। मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अब ये बात करते हैं हम आपके एनवायरनमेंट फैक्टर की। तो एनवायरनमेंट फैक्टर में आपके 2 हैं, एक आपका है इंटरनल एनवायरनमेंट, दूसरा आपका है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मदद कर देगा। देखिए, एनवायरनमेंट आपका नुकसान भी पहुंचा सकता है और मदद भी कर सकता है। तो इसमें 2 हैं, एक इंटरनल, मतलब इंटरनल से आप समझ रहे हैं कोई चीज़ अंदर है। जो इनसाइड है ह्यूमन बॉडी के, आपको पता है आपके लंग्स हैं, हार्ट है, और भी आपके बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो ये सारे काम करते हैं। अब आप स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा तरीके से डैमेज कर रखा है अपने लंग्स को, ठीक है। और साथ साथ में आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी बहुत ज़्यादा है। तो आपने अपना होम्योस्टैटिस खराब कर लिया बॉडी का, जो कि मेंटेन रहना चाहिए। तो उससे क्या होगा, ये इंटरनल एनवायरनमेंट खराब होगा, उससे डिजीज होंगी। ऑल द ऑर्गन मेंटेन
कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, आपको पता है अपना बॉडी खुद मेंटेन करके रखती है कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जब बात आती है तो इसमें आते हैं वो सारे आपके, तो और इसमें भी बेसिकली आपके फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट और आपका सोशल एनवायरनमेंट ये आते हैं। इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आपको ये बाहर की चीज़ें हैं ये समझना है। फिजिकल एनवायरनमेंट में आपके मेनली आ जाएंगे आपके एयर पोल्यूशन वगैरह ये सब, ठीक है। तो ये फिजिकल एनवायरनमेंट है, इसमें आपका एयर पोल्यूशन, लाइट, टेम्परेचर, डिजीज, ठीक है, और ये आपके जर्म्स, ये सारे हैं जितने भी हैं, तो हम इनको फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, इसमें आपका एनिमल आगे, प्लांट आगे। बायोलॉजिकल मतलब क्या है? बायो मतलब लाइफ, ठीक है। तो ये लाइफ से रिलेटेड जितने भी आपके एनिमल और ये प्लांट्स में सारी हैं। एंड डिजीज विच प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये सारी आपके बायोलॉजिकल हैं। नेक्स्ट आपका है सोशल एनवायरनमेंट, तो इसमें आपके सोशल में जितने भी सोसाइटी से रिलेटेड हैं, लाइक आपके रिलीजन हो गए, कस्टम्स हो गए आपके, ठीक है, कस्टमर्स और आपके ट्रेडिशंस, कस्टम होगा यहाँ पे शायद, कस्टम, ट्रेडिशन, कल्चर हो गया आपके, सिविलाइजेशन हो गया, ठीक है। सिविलाइजेशन क्या होता है दोस्तों? सिविलाइजेशन एक ऐसी कंप्लीट है, जैसे कि सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड को देखें, सो पूरा वर्ल्ड है ये, और इस वर्ल्ड में जगह जगह अपनी अपनी, ये इंडिया है मान लो, यहाँ पर आपका चाइना है, यहाँ रशिया है, और यहाँ पर आपका साउथ अफ्रीका है, ठीक है। तो अफ्रीका में सबसे पहले मानव आया था, लेकिन वो मानव क्या था? असभ्य था, सभ्य नहीं था, मतलब वो सिविल नहीं था पूरा, ठीक है, अनसिविलाइज था। तो सबसे पहले सिविलाइज आया वो आपका माना जाता है कि ये जो हड़प्पा और यहाँ पर जो खोज हुई थी यहाँ पर माना जाता है, तो उसी को कहा गया, सभ्य लोग थे वहाँ पे, तो ये सिविलाइज लोग होते हैं, ठीक है। तो ये सिविलाइजेशन होता है। नेक्स्ट आपका है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये इकोनॉमिकल फैक्टर आपके सोसाइटी, ऑक्यूपेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं डाइट, बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये बात करनी है कि जो फूड होता है वो क्या है? फूड क्या है? फूड एनीथिंग दैट कैन बी ईटन बाय ह्यूमन और एनिमल्स इन ऑर्डर टू मेंटेन ग्रोथ, जो हेल्प करता है किसी भी एनिमल या फिर इंसान को जीवित रखने के लिए। और डाइट की जब हम बात करते हैं तो डाइट फूड से अलग है, हालांकि फूड के अंदर ही डाइट को भी आप बोल सकते हैं, लेकिन डाइट क्या है? डाइट इज अ सम ऑफ फूड, मतलब कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है फूड का कंज्यूम्ड बाय इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म पर डे, ठीक है। आपने कितनी डाइट ली, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, आज की डाइट ले ली क्या, ऐसे बोलते हैं। तो डाइट इज प्रिस्क्राइब्ड सिलेक्शन ऑफ फूड, ऐसे नहीं आज डाइट में ये नहीं लेना है, ठीक है, आज डाइट में आलू नहीं खाने हैं, ऐसे बोलते हैं ना। या फिर डाइट इज ए सिंगल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स ईटन एट एनी टाइम, ठीक है। तो ये डाइट हो गया, ये फूड हो गया। और देखिए फूड एक कंप्लीट चीज है, ये फूड है, इसके अंदर आपकी डाइट आ सकती है, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको तीनों को कंबाइन करके बना सकते हैं आपका न्यूट्रिशन, ठीक है। इनमें तीनों में सब में एक न्यूट्रिशन होता है। तो अब हम बैलेंस डाइट की जब बात करते हैं तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? डाइट तो आपको पता है क्या चल गया, लेकिन बैलेंस की जब बात करें तो ये मान लो एक थाली है, इसमें ये हाफ में आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, इतने में आपका फैट हो गया, इतने में आपका विटामिन्स हो गया, इतने में आपका फाइबर हो गया। सो दिस शुड बी कॉल्ड ए कंप्लीट बैलेंस डाइट, मतलब कि सारे ही न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में यहाँ पर होते हैं, तो उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। तो अब हम इसको देखें तो इट इज अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल एंड द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड प्रॉपर अमाउंट एंड द पोर्शन proportion so as to meet a demand of a various nutrition required by the body। तो इसी को इंग्लिश में इसने लिख दिया है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। क्या है न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी एंड ऑब्जर्विंग द न्यूट्रिशन इन दोज फूड। सो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जितने भी फूड हैं उससे हमने जो खाया है कुछ, तो उसमें कुछ तो होगा। जैसे अगर आपने आलू खाया है तो उसमें कुछ टाइप के विटामिन्स होंगे,
उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होगा, उसमें कुछ मिनरल्स भी होंगे, ठीक है। और अगर आपने मान लो संतरा खाया है, ऑरेंज खाया है, तो उसमें कुछ विटामिन होंगे, उसमें कुछ विटामिन सी ज़्यादा होगा। तो ऐसे करके जो भी अंदर से निकलते हैं उसके, आपने खा तो लिया, एनर्जी तो दे दी उसने, लेकिन जो कुछ निकलेंगे विटामिन मिनरल्स, ठीक है, वो सब आपके होते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। अभी आपको और अच्छे से समझाता हूँ मैं। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की ये डेफिनेशन है, इसको आप पढ़ सकते हैं कि न्यूट्रिशन इज द साइंस दैट इंटरप्रेट्स द इंटरेक्शंस ऑफ ए न्यूट्रिशन और अदर सब्सटेंस इन द फूड in reaction to the maintain growth, reproduction, health and disease of an organism. It includes food intake, absorption, assimilation, biosynthesis, catabolism and excretion. अब आप कुछ कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें, तो आगे हम आपको कंफ्यूजन दूर करेंगे, कोई टेंशन मत लो आप, सब बढ़िया एक तरीके से चल रहा है माहौल। देखिए न्यूट्रिशन की बात करें तो ये स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं जो हमको फूड से मिलते हैं और जो रिक्वायर होते हैं बॉडी के लिए। डॉक्टर कैसे बता देता है कि आपको संतरा ज़्यादा खाना चाहिए या फिर खाने में आप ये स्पेसिफिक टाइप का फूड खाइए, या फिर कुछ अलग से दवाई दे देते हैं, उसमें अलग साल्ट मिले होते हैं, या फिर कोई कहता है कि विटामिन सी आप खाएं, कोई कहता है कि आयरन की गोली खाएं। तो ये सब कैसे है? ये सब न्यूट्रिशन ही तो है, जो हमें डॉक्टर बता रहे हैं ये न्यूट्रिशन ही तो है, ये रिसर्च से हमें पता लगता है सब चीज़। तो इनके अलग अलग कंपोनेंट हैं जो ढूंढ लिए हैं जितने भी साइंटिस्ट हैं कि किससे क्या मिलेगा, सब पता है सभी को। अभी विटामिन की बहुत सारी खोजें और चल रही है, अभी आगे फ्यूचर में देखते हैं और क्या क्या मिलता है, जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है आपका जो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमें एनर्जी देता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी का सोर्स है 4 कैलोरी, 4.2 कैलोरीज, ठीक है, ये आपका देता है कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्वेश्चन अराइव होता है एग्जाम में। ये आपका है फैट, जो आपको देता है 9.1 कैलोरी, 9.1 कैलोरी जो आपको देता है फैट। और ये आपके बहुत ज़्यादा और भी काम आते हैं, उसको हम बात करेंगे। प्रोटीन देता है 4 ग्राम, ठीक है। विटामिन्स और मिनरल्स आपके कोई 0 कैलोरी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है। अब हम इनको एक एक को पढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं माल न्यूट्रिशन क्या होता है। माल न्यूट्रिशन, अब कोई सोचता है माल न्यूट्रिशन मतलब कम खा रहा है, ठीक है। अरे कम खा रहा है उसका मतलब नहीं है, जो ज़्यादा खा रहा है, ओवर ईटिंग हो रहा है, वो भी माल न्यूट्रिशन में आता है। क्योंकि इसमें दो हैं, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। कई आपने देखे होंगे जो बहुत ही मतलब रईस घराने के बच्चे होंगे, जिनके मतलब ऐसे पेट निकले होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो क्या है, वो भी माल न्यूट्रिशन ही है। ऐसा नहीं है कि उनका माल न्यूट्रिशन नहीं है, बट वो हो गया आपका ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है। या फिर अंडर न्यूट्रिशन भी हो सकते हैं वो। क्यों? क्योंकि खा तो वो रहे हैं, ठीक है, खा तो वो पेट भर के रहे हैं, लेकिन क्या खा रहे हैं? अनहेल्दी फैट्स खा रहे हैं, उसके अंदर प्रॉपर विटामिन्स नहीं है, फाइबर नहीं है प्रॉपर वहाँ पर आपके, और जितने भी मिनरल्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये जब कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है अच्छा सा, मतलब बैलेंस डाइट एक नहीं हो पा रही है, तो क्या होगा? आपको मेल न्यूट्रिशन ही होगा। तो अब हम इसको बात करें, सो इट इज ए स्टेट ऑफ कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन विच ए प्रोलॉन्ग्ड लैक मतलब समझ रहे हो, लैक मतलब कमी, लैक ऑफ ए वन और मोर, एक या फिर एक से ज़्यादा एफिशिएंट न्यूट्रिशन, ठीक है। मैंने आपको बताया कि खा तो खूब दबा के रहा है, लेकिन क्या है, न्यूट्रिशन नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उसे पता नहीं है आयरन की कमी आ रही है बॉडी में, विटामिन सी की कमी आ रही है, बी कॉम्प्लेक्स की कमी आ रही है, या किस चीज़ की कमी आ रही है जिससे कि माल न्यूट्रिशन हो रहा है। इन द बॉडी कॉज मेडिकल कंडीशन सच एज ग्वेटर। देखिए ग्वेटर क्या होता है, आपका जितना भी आपका साल्ट होते हैं, आजकल के जितने भी साल्ट होते हैं सब में आयोडीन प्रेजेंट रहता है। आयोडीन की कमी से ग्वेटर हो जाता है। अब खूब खा रहा है दबा के, लेकिन आयोडीन नहीं जा रहा बॉडी में, तो ग्वेटर हो जाएगा। ओबिसिटी मतलब मोटापा, एनीमिया मतलब आपका खून की कमी, और सम कैंसर्स, बहुत कैंसर्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके से है, ओवर
अंडर और ओवर। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। अंडर न्यूट्रिशन में क्या आएगा आपका, जितने भी आपके लो हाइट वेट हो जाती है, ठीक है, इसको वेस्टिंग और आपका स्टनिंग, मतलब कि लो हाइट फॉर एज, ठीक है। ये आपका अंडरवेट, अंडरवेट क्या है, मतलब वेट से कम अपने, मतलब जैसे एक प्रिस्क्राइब वेट दे रखा है नॉर्मल किसी के लिए कि 40 किलो का होना चाहिए। अगर कोई 15 साल का बच्चा है और तो उसकी हाइट ये और ये होनी चाहिए, ये प्रिस्क्राइब है, ये नॉर्मल लोगों के लिए काम करता है, लेकिन स्पोर्ट्समैन के लिए बिल्कुल काम नहीं करता है, ठीक है, ये याद रखना। सो अंडरवेट समझ गए आप, डिफिशियंसी समझ गए, मतलब पूरा ले ही नहीं पा रहा है, इनएडिक्वेट इनटेक आ रहा है, ठीक है। अब ओवर न्यूट्रिशन में समझें। ओवर न्यूट्रिशन क्या है, एक्सेस हो जाता है यहाँ पर फूड का, खाना बहुत ज़्यादा खा लिया, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खा लिया, ठीक है। कई होते हैं ना शादियों में चले जाते हैं, ठूस ठूस के भर लेते हैं, अरे भैया खाना ही तो फ्री का है, पेट तो अपना है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ओवरवेट, ठीक है, वेट बढ़ा लेते हैं, आपके भी मतलब फ्रेंड सर्कल में बहुत होंगे। ओबिसिटी, ओबिसिटी फिर वही मोटापा आएगा, इसका भी क्लास 1, 2 और क्लास 3 आएगा फिर ये, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सच एज हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज एंड सम कैंसर। तो ये सब होता है ओवर न्यूट्रिशन के अंदर। नेक्स्ट आपका है कंपोनेंट ऑफ फूड की अगर हम बात करें तो कंपोनेंट का फूड है आपके दो मेजर उसमें डिवाइड है। एक मैक्रो न्यूट्रिशन, मैक्रो मतलब ज़्यादा, मैक्रो हमेशा जहाँ भी आ जाएगा, मैक्रो जहाँ भी आ गया समझ लो कोई चीज़ ज़्यादा है, माइक्रो जहाँ भी आ गया वो कोई चीज़ कम है। सो यहाँ पर है मैक्रो, तो मैक्रो में आपका आएगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, ये ही 3 याद रखने आपको मैक्रो में। माइक्रो में आपके आएंगे विटामिन्स और मिनरल्स और वाटर, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहली चीज़ तो कार्बोहाइड्रेट्स मेन सोर्स होता है एनर्जी का। अगर आप कभी जिम जाते हैं और आप सुबह उठ के जिम जाओगे तो आप देखना आप इतनी एनर्जी फील नहीं करोगे, लेकिन आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप जिम जाते हैं तो सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठें 5 बजे, मान लो 6 बजे आपको जिम जाना है, 5 बजे उठें, आप 2 बनाना ले सकते हैं, ठीक है, प्लस में 2 एग्स ले सकते हैं, ठीक है, साथ में ही आप थोड़ा सा पीनट बटर ले सकते हैं और या फिर आधा गिलास दूध ले सकते हैं। इन सब को कॉम्बिनेशन करके जब आप खाएंगे और 1 घंटे बाद अगर जब आप जिम जाएंगे तब आप देखना कितनी एनर्जी आप फील करते हो, क्योंकि ये सब खेल कार्बोहाइड्रेट्स का है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बता दिया था 4 कैलोरी देता है बॉडी में, 4.2 देता है, पर यहाँ पर 4 आएगा ऑप्शन में, आपको देखना क्वेश्चन 4 आएगा तो 4 पे टिक कर देना। नेक्स्ट आपका है कि ये सबसे क्विक सोर्स है एनर्जी का। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स है, ये ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, ये बनेगा ग्लूकोज, तो सबसे ईजीएस्ट सोर्स होता है आपका ग्लूकोज। जब कार्बोहाइड्रेट्स आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया लेकिन बॉडी उसको यूज नहीं कर पाई तो वो बन जाएगा आपका ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। और ये ग्लाइकोजन आपका स्टोर होता है कहाँ पे, एक तो आपका होएगा लीवर में स्टोर, प्लस आपका हो जाएगा मसल में स्टोर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना लीवर और मसल में स्टोर होता है। ये क्या कह रहा है, इट मेड अप ऑफ ए कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो और ये एसेंशियल है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट फॉर सिंथेसाइज सर्टेन नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। अभी हम जब हम प्रोटीन को पढ़ेंगे तो हम एमिनो एसिड्स का जानेंगे, खेल क्या होता है पूरी बॉडी में, ठीक है, तो इसको भी पढ़ेंगे। ये देखिए कितना हेल्पफुल होता है। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली 2 तरीके से डिवाइड कर रखा है यहाँ पर, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल है, कोई चीज़ जब सिंपल होती है तो वो मोनोसैचुरेट, मोनो मीन्स होता है 1, कहीं भी मोनो आ जाएगा साइंस की लैंग्वेज में तो वहाँ पर होएगा 1, सिंगल चेन है, कोई भी चीज़ है, ठीक है। मोनो मतलब एक कोई भी चीज़ है। अब कोई चीज़ बहुत एक है तो वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है, डायसैचराइड, ठीक है, ये 2 है।
और नेक्स्ट आपका है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसमें आपका है पॉलीसेचराइड। कोई चीज़ अगर पॉली आ गया ना जहाँ पर भी, तो समझ लो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, बहुत लंबी चेन है, ठीक है, तो ये याद रखना। सोर्स ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में, तो शुगर जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं डायरेक्ट है, ठीक है। हनी हो गया, जैम, जेली, स्वीट्स, चॉकलेट्स, ठीक है, यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट आपका है जो कॉम्प्लेक्स जो हमने पढ़ा था पॉलीसेचराइड, ठीक है, पोली वाला, तो उसमें आपके राइस आ गए, सीरियल्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पोटैटो, पास्ता, पल्सेस, ठीक है, ये सब हैं। अब ये फ्रुक्टोस ऑप्शन में आ जाता है कई बार। फ्रुक्टोस किससे मिलता है? तो फ्रूट्स जितने भी होते हैं उसकी जो शुगर होती है, अल्टीमेटली सारी होते ही शुगर है। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, सब ही शुगर है ये, ठीक है, सब शुगर है ये, तो ये याद रखना शुगर ही है ये। ऐसा नहीं है कि आप चावल खा रहे हो तो आपको स्टार्च मिलेगा, ठीक है, स्टार्च मिलेगा आपको, समझ लीजिए, वो भी एक तरह से ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होगा आपका जाके और एनर्जी देगा बॉडी में। ऐसा नहीं है कि आप फीके चावल खा रहे हो, मैं तो फीके चावल खाता हूँ, मेरे तो बॉडी में फैट आएगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। कैलोरीज पे डिपेंड करता है आप कैलोरीज कितनी खा रहे हैं। और आप बता दें स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स इज नोन एज फ्रुक्टोज, तो ये भी याद रखना, फ्रूट्स में जो मिलता है स्वीटेस्ट रहता है फ्रुक्टोज। अब देखिए ग्लाइकोजन आ गया ऑप्शन। ग्लाइकोजन इज ए स्टोर्ड, मतलब स्टोर फॉर्म है जो ग्लूकोज की है, ये आपका, ठीक है, ओनली स्मॉल अमाउंट में मसल में और लीवर में रहती है, ठीक है, ये याद रखना। अब कुछ नोट करने वाली चीज है, ये देख सकते हैं आप, मैंने बता ही दिया ऑलरेडी आपको कि ये कैलोरीज का है। नेक्स्ट वन आपका प्रोटीन के बारे में आ जाते हैं हम फटाफट से, ठीक है, प्रोटीन के बारे में पढ़ लेते हैं। अब प्रोटीन का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्रोटीन जो टर्म है वो किसने दी थी? तो ये बार्जोलिस ने दी थी, ये आपके साइंटिस्ट थे बार्जोलिस, इन्होंने दी थी। अब ये क्या है? अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जिसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। अब मैंने बताया था पीछे पोली क्या होता है, पोली मतलब बहुत सारी, जहां पर चेन एक से बहुत ज्यादा चेन है वहां पर पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, ये याद रखना। प्रोटीन आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड एमिनो एसिड। तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है प्रोटीन की, तो वो आएगा आपके एमिनो एसिड्स। हम बात करेंगे एमिनो एसिड्स के आगे में बहुत डिटेल में। नेक्स्ट आपका है जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है प्रोटीन का, वो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन, यहां पर आ जाता है एमिनो एसिड्स, ठीक है, नाइट्रोजन और एमिनो एसिड्स ये ज्यादा हो जाते हैं, बाकी सब सेम है जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स में था। और देयर आर अप्रोक्सीमेटली 20 एमिनो एसिड्स, ऐसा बोलते हैं कि 20 एमिनो एसिड्स हैं, ठीक है, और इनमें से आपको कई किताबों में मिलेगा, ठीक है, ये 13 गलत हो गया क्योंकि 13 और 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 11 और 9 होता है आपका, ठीक है, तभी जो जाके 20 एमिनो एसिड बनते हैं आपके। सो हम बात करते हैं आगे कैसे कैसे कौन कौन से एमिनो एसिड्स होते हैं। सो दीज आर द एमिनो एसिड्स जिनको हम बात कर रहे थे, ठीक है। सो ये आपके एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं। अब मैं बता देता हूँ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में फ़र्क क्या है। अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा BCAA जो लोग लेते हैं जिमों में वो क्यों यूज़फुल नहीं है और क्यों लेना नहीं चाहिए, अब हम उसको समझेंगे। सबसे पहली चीज़ तो हमारी बॉडी को बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड चाहिए? 20, जिनमें से एसेंशियल कितने हैं जो कि मतलब बॉडी खुद नहीं बना सकती, ये बॉडी हमारी खुद नहीं बना सकती है, तो ये 9 है। बचे कितने? 11 बॉडी हमारी खुद प्रोड्यूस कर सकती है। सो इनकी अगर हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ना भी मिले तो फूड को कन्वर्ट करके जैसे तैसे बॉडी का खुद का मैकेनिज्म है, 11 एमिनो एसिड तैयार कर लेती है। हाँ भाई मेरे पास 11 एमिनो एसिड है। नेक्स्ट थिंग क्या है कि जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं ये हमें लेने पड़ते हैं बाहर से। जैसे अगर आपने चिकन खा लिया इधर से प्लस चावल खा लिए, राइस खा लिए, चिकन खा लिया, तो कुछ एमिनो एसिड्स इसमें है एसेंशियल और कुछ एसेंशियल नॉन एसेंशियल इसमें है। टोटल कंबाइंड मिला के इसमें आपको मिल जाता है पूरा प्रोटीन, जो कि आपके मान लो 11 इसमें है, 9 इसमें है, तो पूरे मिल, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, 20 एमिनो एसिड्स हो गए आपके। सो आपको
जितना भी आपकी बॉडी रिपेयर और ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा चाहिए होता है प्रोटीन, तो वो मिल गया आपको। लेकिन BCAA क्यों नहीं लेना चाहिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप जान लीजिए ये 9 आपके एसेंशियल अमीनो एसिड है। हिस्टाडीन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, लूसिन हो गया, लाइसिन हो गया, मिथायोनिन हो गया, ठीक है। और बाकी ये जितने भी आपके ट्रिप्टोनाइन और ट्रिप्टोफैन, वेलिन, ये सब हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो BCAA होता है, BCAA इसकी फुल फॉर्म होती है ब्रांच चेन एमिनो एसिड, बट उसमें होता है आपका बेसिकली आइसोल्यूसिन, लूसिन और वेलिन, ये तीनों बस होते हैं किसमें, BCAA में। तो ये चीज अब आप ये 3 ले रहे हैं खाली BCAA में, और ये डब्बा मिल रहा है आपको 2000 रुपये का, ठीक है। अगर आपको कोई 2000 रुपये में खाली ये दे रहा है, आप सोच के देखिए 2000 रुपये में आप कितना चिकन खा सकते हैं या फिर कितना पनीर या अंडे भी खा सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वेस्ट ऑफ मनी है आपका जितना भी BCAA जो लेते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस आप पूरे दिन की प्रोटीन क्वांटिटी पूरी रखिए आपने, ठीक है, ये रखनी है आपको। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला फंक्शन होता है बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब बॉडी का जितने भी पार्ट आपके नेल से लेके, बालों से लेके, आपके स्किन से लेके, बोन से लेके, सब कुछ बनता है प्रोटीन से। रिपेयर मेंटेन करता है, बॉडी प्रोसेस का रेगुलेशन इसी के हाथ में होता है, जितने भी एंजाइम और हार्मोन्स होते हैं सब इसी से चलते हैं। फॉर्मेशन, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन ये करते हैं, जितने भी बीमारियों से लड़ने की क्षमता ये बढ़ाती है आपकी। हीमोग्लोबिन आपके, ठीक है, मॉलिक्यूल वगैरह, हीमोग्लोबिन ये भी प्रोटीन है एक तरह से, ठीक है। मैंने एक वीडियो बना रखी है टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, उसको जाके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। और ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक तरह से मेंटेन करता है। 1 ग्राम मतलब ये आपको नॉर्मल बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए होता है। जैसे आप 50 किलो के हैं तो सिंपल सा आपको 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब 50 ग्राम प्रोटीन को कैसे मेंटेन करेंगे, आप किसी भी फूड की निकाल लीजिए। जैसे एक एग है, एक एग में होता है 6 ग्राम प्रोटीन लगभग, ठीक है। और ऐसे ही मान लो आपने 4 खा लिए तो कितने हो गए, 24 ग्राम प्रोटीन मिल गया आपको। 24 यहाँ से मिल गया। मान लो 10 ग्राम आपने मिल्क लेके पी लिया और आपने 10-20 ग्राम फिर आपका किसी और चीज़ से, दाल वगैरह से मिल गया। ऐसे करके टोटल आपने 50 ग्राम ले लिया। 50 किलो की आपकी अगर बॉडी है तो 1 किलो आपकी किसके हिसाब से, 1 किलो अगर आपकी जितने भी किलो की आपकी बॉडी है उसके हिसाब से अगर आपको मेंटेन करना है तो खाली यहाँ पर एक डेडलाइन दे रहा हूँ, अगर आपको बॉडी बनानी है, बिल्ड करनी है, मसल बढ़ानी है, यहाँ पर 1.5 से लेके 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको चाहिए, मतलब दुगना चाहिए, लगभग आप दुगना लोगे, ठीक है। अपनी बॉडी के किलो के हिसाब से दुगना लोगे, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर 2 ग्राम से ज़्यादा आप ले रहे हो तो 1% भी आपका काम नहीं करेगा, ये याद रखना। आप वेस्ट कर रहे हो पैसे, क्योंकि 1.5 से लेके 2 ग्राम तक आप ले लोगे, यही आपका एब्जॉर्ब होगा और बाकी वेस्ट चले जाएगा, फालतू पैसा वेस्ट है, ठीक है। और सोयाबीन 56 ग्राम दोस्तों, 56 ग्राम खाली 100 ग्राम में। सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स होता है आपका ये सोयाबीन, और ये 4 कैलोरी देता है, ये याद रखना। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं कि सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं। अगर देखिए आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए देखिए सोयाबीन सबसे बेस्ट है। सोयाबीन है, दूध है, चीज़ है, पल्सेस है, आलमंड्स है, पीनट्स है, बीन्स है, ये आपके देखिए कितने सारे सोर्स हैं वेजिटेरियन के। और नॉन वेज वालों के लिए मीट है, फिश है, एग है, ठीक है, ये सब है। आप आउटर सोर्स से भी ले सकते हैं, जैसे आप कोई वे प्रोटीन ले लिया, ठीक है। अब आप पूछोगे वे प्रोटीन क्या होता है। वे प्रोटीन दोस्तों मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। ये आपने मिल्क लिया, ठीक है। अब मिल्क आपके पास आ गया इस कंटेनर में, इसमें आपने नींबू डाल दिया और इसको फाड़ दिया। अब इसमें 2 तरीके के हिस्से हो जाएंगे, एक तो जो येलो वाला पार्ट होता है, एक तो जिससे पनीर बनती है वो अलग। जो पनीर बनती है
उससे बन जाता है केसिन प्रोटीन, CASIN, ठीक है, ऐसे करके केसिन प्रोटीन। और जो अंदर का येलो जो पानी जिसे फेंक देते हैं ना हम पनीर बनाने के बाद, दोस्तों एक्चुअल में वही होता है वे प्रोटीन आपका, उसी को सुखा के और उसी से बनता है वे प्रोटीन। सो जो लोग बोलते हैं डब्बा खाता है, डब्बा खाता है, डब्बा इज नथिंग वे इज द एक्सट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ मिल्क और प्रोटीन, ठीक है, जो आपकी किसी भी केमिकल प्रोसेस से जैसे मर्जी उन्होंने करी है। तो ये याद रखना आप, प्रोटीन के और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें भी वे प्रोटीन में भी वे आपका आइसोलेट सबसे प्योर होता है, मतलब सबसे प्योर तो आपका हाइड्रोलाइज होता है, हाइड्रोलाइज, और आपका आइसोलेट हो गया, हाइड्रोलाइज हो गया, और आपका कॉन्सेंट्रेट। अब इनमें कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा सबसे अच्छा है, तो कॉन्सेंट्रेट ले लोगे तब भी बहुत अच्छा है, आइसोलेट ले लोगे तब भी बहुत अच्छा। हाइड्रोलाइज बहुत ही प्रोफेशनल मिस्टर ओलंपिया जैसों के लिए ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल भी नहीं है, ठीक है। और केसिन प्रोटीन होता है जो रात को आपको खाना चाहिए। नेक्स्ट आपका है कि फैट। अब केसिन प्रोटीन रात को क्यों खाना चाहिए ये पूछेंगे, तो केसिन प्रोटीन क्या होता है कि लगभग 6 से 8 घंटे इसको डाइजेस्ट होने में लगते हैं, तो इतनी देर तक ये धीरे धीरे आपकी मसल्स में प्रोटीन देता रहता है, एनर्जी देता रहता है, तो इसीलिए ये अच्छा रहता है रात के समय, क्योंकि इतनी लंबी स्टार्विंग फेज हो जाती है, एक तरह से व्रत सा हो जाता है हमारा, बॉडी में कुछ नहीं जा रहा होता पूरी रात, इसीलिए। फैट्स की बात करते हैं आइए दोस्तों। फैट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कंपोनेंट है फैटी एसिड्स और आपका ग्लिसरॉल के, ठीक है। तो इसमें क्योंकि ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं, फैट को बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्यों? 3 आपके ग्लिसरॉल हैं, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट आपका फैट आर नॉन प्राइमरी सोर्स, नॉट ए प्राइमरी सोर्स, ठीक है, ये याद रखना, नॉट ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, बट ये 9 ग्राम आपको कैलोरी देता है सबसे ज्यादा, इसीलिए बोलते हैं तेल मत खाओ, तेल मत खाओ, क्योंकि आपने यहाँ पर 1 चम्मच मान लो चीनी खाई और 1 चम्मच तेल खाया, ये आपको देगा 4 ग्राम, ये आपको दे देगा 9 ग्राम, मतलब डबल से भी ज्यादा। सोच सकते हैं आप हेल्दी लेकिन कितना होता है फैट, ये याद रखना। देखिए मैं बताता हूँ, ये 2 तरीके में डिवाइड है आपका फैट, एक तो है आपका अनसैचुरेटेड फैट, एक आपका है सैचुरेटेड फैट। अब अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है भाई, आप कंफ्यूज हो जाओगे, अनसैचुरेटेड क्या है? इट इज अ फैट और ए फैटी एसिड विच एट लीस्ट 1 डबल बॉन्ड। अब 1 डबल बॉन्ड की सब बात कहोगे आप, तो ये देखिए यहां पर आ गया मोनो, समझ गए आप कि मतलब ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इतना सिंपल है। ये आपके सोर्सेज है ऑलिव ऑयल, और ये सबसे अच्छा रहता है बॉडी के लिए, ये याद रखना, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है, बहुत जल्दी ये डाइजेस्ट हो जाता है और एक तरह से सिंगल बॉन्ड है। अब अगर हम बात करें कि आपके ये आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैट, इसमें एक से ज़्यादा बॉन्ड हो जाते हैं, इसमें आपके सोर्सेस हैं आपके वेजिटेबल्स वगैरह, ठीक है। ये सैचुरेटेड फैट आ गया आपका, सैचुरेटेड फैट में आपके कौन से हैं सोर्स, आपके कौन कौन से हैं? कोकोनट ऑयल, वनस्पति घी, चीज़। ये आपके सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि जो भी आपके रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में रहते हैं उन्हें बोलते हैं सैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड बोलते हैं जो आपके रूम टेम्परेचर में आपके लिक्विड फॉर्म में रहते हैं उन्हें बोलते हैं अनसैचुरेटेड। आपने देखा होगा ऑलिव ऑयल जमता है क्या कभी? ग्राउंडनट कभी जमता है? या फिर नॉर्मल मस्टर्ड ऑयल कभी जमता है क्या? ये कितने अच्छे होते हैं, घर में ये यूज होते हैं, तो ये अनसैचुरेटेड है, सीधी बात है, ये जमते नहीं है, मतलब जम नहीं रहे हैं, याद रखना। सैचुरेटेड मतलब जमे हुए हैं। नेक्स्ट आपका है फंक्शन ऑफ फैट, तो ये आपके एनर्जी का एक तरह से रिजर्व है। जहाँ आप मोटे लोगों को देखोगे, अगर वो बीमार पड़ जाता है एकदम सूख के पतला हो जाता है, और सब बोलते हैं कि भाई तू पतला कैसे हो गया? भाई वो इतना स्टोर कर रखी थी जो उसने कैलोरी, ठीक है, 9 ग्राम, एक ग्राम में 9 कैलोरीज, समझ रहे हो? सोच के देखो कितनी कैलोरी उसने स्टोर कर रखी है। मान लो 2 किलो फैट है तो 2000, ठीक है, 2000 सोच के देखो, 2 किलो फैट में आप मान लो कि 2000 ग्राम है, समझ रहे हो? क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है ना, तो आप ये दिखा लो, इससे आप देख लो, एक बार अंदाजा लगा लो कितना फैट स्टोर होगा। खाली मैंने 2 किलो में ही बताया, लोगों ने तो
10-10 किलो स्टोर करके रखा होता है पेट में। नेक्स्ट आपको क्या आता है कि प्रोटेक्ट ऑर्गन्स फ्रॉम शॉक। तो ऑर्गन शॉक कैसे कि जैसे आपने कभी गिरे, इधर उधर गिरे, तो ये आपके शॉक लग के जो प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन्स को, बचाता है, ठीक है। स्टोर्स फैट सोल्यूबल विटामिन्स। विटामिन मैंने कितनी बार बताया है, KEDA, ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स है। तो ये फैट सोल्यूबल है, तो ये सोल्यूबल मतलब घुलनशील। ये घुलेंगे किस में, जब फैट भी नहीं होगा बॉडी में तो घुलेंगे किस में, तो इसीलिए फैट चाहिए होता है फैट सोल्यूबल विटामिन को घुलने के लिए। और ये बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। मोटे लोग होते हैं उनको बहुत कम सर्दी लगती है और गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। वहीं उल्टा है, जो पतले लोग हैं उनको सर्दी बहुत लगती है और गर्मी बहुत कम लगती है, क्योंकि स्किन फैट, आपने देखा होगा, एक एग्जांपल देता हूँ, ये जितने भी आपके रास्ते में आपने कभी देखा हो या फिर कैसे, जो आपने पिग देखे होंगे, पिग वो कैसे कीचड़ में पड़े रहते हैं, इधर उधर लौटते रहते हैं, क्योंकि उनके पास स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। जो आपके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो होते ही नहीं है उनके पास, और वो उनका पसीना ही नहीं निकलता, और फैट की लेयर उनके अंदर इतनी मोटी होती है कि उनको गर्मी लगती है बहुत दबा के। इसीलिए ये याद रखना, वो टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेट करता है। और जितने भी आपके टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, ये बॉडी बनाने का सबसे मेन हार्मोन मानते हैं इसको, और इसको रेगुलेट करता है आपका फैट, ठीक है। फैट नहीं होगा तो ये भी रेगुलेट नहीं होगा, इसका बहुत बड़ा रोल है, आगे मैं समझाऊंगा कैसे। विटामिन्स की बात करें, आइए विटामिन्स में पहुंच गए हम। तो ये बेसिकली आपके 13 विटामिन्स होते हैं, ये याद रखना आप। 13 विटामिन्स होते हैं, जिसमें से विटामिन डी और के ये हमारी ह्यूमन बॉडी बना सकती है। डी कैसे, डी आपने ये सन आया, सन से लाइट आई और आपने एक्सपोज किया अपनी बॉडी को, अब वहाँ से हीट से आपको मिल गया विटामिन डी। और विटामिन डी बहुत एसेंशियल होता है आपके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, और कैल्शियम इतना एसेंशियल होता है आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और हर चीज़ के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है, बोन्स के लिए, स्किन के लिए, और आपके हेयर, नेल, सब के लिए। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, विटामिन के कहाँ से बनता है भाई, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर जब खाना चले जाता है, उसके अंदर आपका रहता है गट बैक्टीरिया, ठीक है। गट बैक्टीरिया जिसको हम हेल्दी बैक्टीरिया या फिर गुड बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है, गुड बैक्टीरिया भी बोलते हैं। सो उस गुड बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, जब आप खाना खाते हैं तो वो बैक्टीरिया उसको खाता है, भाई बैक्टीरिया भी खाएगा उसको, तो जब वो पचाता है उसके बाद में वो प्रोड्यूस करता है आपका विटामिन के, वो हेल्प करता है आपका विटामिन के में। नेक्स्ट आपका है 2 टाइप के विटामिन है, फैट सोल्यूबल मैंने बता दिया, वाटर सोल्यूबल। तो आपके फैट सोल्यूबल कौन से होंगे विटामिन, ADE, एडेक याद कर सकते हैं, या फिर KEDA कीड़ा याद कर सकते हैं, और B और C तो ये आपके हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से हैं। तो जितने भी आपके ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब आपके सोर्स हैं। हर चीज में विटामिन प्रेजेंट होता है दोस्तों, हर चीज में, मोस्टली जितना भी आप देखें, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, ये है आपके विटामिन की लिस्ट। विटामिन ए, रेटिनॉल, जो आपका कैरेट में भी पाया जाता है विटामिन ए, ठीक है, कैरोटीन नामक, ठीक है, उसमें आपका केमिकल रहता है, एंजाइम एक तरह से बोल सकते हैं, जो आपका रेटिनॉल, विटामिन ए, इन सब विटामिन को याद रख लेना दोस्तों, ये तो मुंह जुबानी याद होना चाहिए। जैसे रेटिनॉल हो गया, विटामिन डी में भी 2 होते हैं, एक होता है D2, एक होता है D3। तो D2 को हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल और D3 को हम बोलते हैं चोले कैल्सीफेरॉल बोल सकते हो आप, ठीक है। और विटामिन ई आपका टोकोफेरॉल हो गया, के आपका हो गया फिलोक्विनिन, ठीक है। और विटामिन ये हो गया आपके फैट सोल्यूबल विटामिन खत्म। अब आपके आते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन आपके ये B1 से लेके 12 तक है, लेकिन इसमें B4 नहीं होता आपका, उसके बाद में आपका B8 भी नहीं होता है और B10 नहीं होता है, याद रखना। सो थाइमाइन, राइबोफ्लाविन, नियासिन, पेंटाथोनिक एसिड, पेरिडोक्सिन, बायोटिन, फोलिक एसिड, कोबलामिन, एस्कॉर्बिक एसिड। अब इसमें देखिए, ये B1 है थाइमाइन, B2 है राइबोफ्लाविन,
नियासिन। एक बार जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप भी बोलते जाइए, ठीक है। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिनोकेन, विटामिन B1 थाइमाइन, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन B6 पेरिडोक्साइन, विटामिन B7 बायोटीन, ठीक है। और विटामिन B9 फॉलिक एसिड। आपका B7 जो है इसी को विटामिन H भी बोलते हैं, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बायोटीन इसी को H भी बोलते हैं। और विटामिन B12 कोबलामिन, और विटामिन B मतलब विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। अब हम बात करते हैं विटामिन D3 जो है मेड बाय द स्किन विद द हेल्प ऑफ सन, D3 मिलता है, याद रखना। और जो बायोटीन है इज ऑफन यूज टू स्ट्रेंथन हेयर नेल्स, विटामिन B7, विटामिन H, देखिए ये आ गया, विटामिन H भी आ गया यहाँ। अब हम डेफिशिएंसीज की बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको ये धरा पाएगा, चाहे आपका DSSB हो, NTA नेट हो, या फिर आपका और कोई भी, जितने भी आप BPED MPED का कोई देने जा रहे हो एग्जाम, मल्टीपल KVS NVS हो, या फिर कोई भी आप हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, आप और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। विटामिन ए की कमी से होती है आंखों के जितने भी रोग होते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया आपका, ज़ेरक्थेल्मिया हो गया आपका, ठीक है, कैरोटोमलेशिया हो गया। कैरोटोमलेशिया मतलब जो कैरोटीन की कमी हो जाती है उसको कैरोटोमलेशिया बोलते हैं। जितने भी आंखों से रिलेटेड आ गए तो ए से आंख, ए से ए लगा देना, विटामिन ए याद रखना। नेक्स्ट आपका विटामिन डी है। डी आपको मैंने बताया था, डी की कमी से क्या होता है, हड्डियों में कमी होती है। क्यों? डी आपका अगर होगा नहीं तो कैल्शियम बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ये बहुत बड़ा खेल है। जैसे विटामिन सी अगर नहीं होगा तो आपका आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये भी रहता है। तो बहुत सारे चीजें कॉम्बिनेशन रहता है। विटामिन ए आपको पता चल गया, आंखों के जितने भी रोग हो गए इसमें आपके बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस आ गया, ज़ेरप्थेल्मिया आ गया, कैरोटोमलेशिया आ गया, और भी बहुत सारे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका विटामिन डी की कमी से क्या होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, और कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपके हड्डियों से कमी, हड्डियों के जितने भी रोग होते हैं, रिकेट्स क्या होता है, मेनली आपके बच्चों में जो आपके नौकनी, बोलेग्स, ठीक है, ये हो जाते हैं, नौकनी, बोलेग्स वगैरह, ये सब जो बच्चों में हो जाते हैं ये आपके रिकेट्स आते हैं। ऑस्टियोमलेशिया मतलब हड्डियों में एक तरह से, एक तो होता है ऑस्टियोपोरोसिस, एक होता है ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो हड्डी है उसके जो पोर्स होते हैं उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है, हड्डियों की डेंसिटी। ये भी सिमिलर है, ये हड्डियों से ही रिलेटेड है। विटामिन ई की बात करें तो ये पुअर जितने भी आपके नर्व सिस्टम है, नर्व इम्पल्स हैं, इसको कम करता है, ठीक है। डीजनरेशन ऑफ मसल घटने लगेगी, मसल वीकनेस हो जाएगी, विजन में भी प्रॉब्लम होगा। अब विटामिन के की बात करते हैं तो ये ब्लड क्लॉटिंग से डील करता है और इसमें ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है। इस मेजर यहाँ पर आना चाहिए विटामिन डी पे, ऑस्टियोपोरोसिस। अब विटामिन B1 की बात करें, बी आ गया तो बेरी, ठीक है, B2 आ गया तो ये आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, और विटामिन B3 आ गया तो यहाँ पर पेलेग्रा स्किन की डिजीज है। विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड है मान लो ये, तो ये आपका आएगा पैरेस्थेसिया। और विटामिन B6, ठीक है, विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड हो गया, B6 आपका हो गया पेरिडोक्साइन। तो ये पेरिडोक्साइन की कमी से आपका क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाता है, मतलब लकवा टाइप। विटामिन B7 की बात करें, जो विटामिन H था बायोटीन आपका, उससे आपका ग्रोथ में कमी होती है। विटामिन 9 की बात करें, B9 जो आपका फॉलिक एसिड था,
तो इसमें प्रेग्नेंट वुमेन में लीड टू द बर्थ डिफेक्ट्स। स्पेशल देखिए, जो कोई प्रेग्नेंट वुमेन होगी उसको मतलब ये फोलिक एसिड का कैप्सूल या फिर टैबलेट बहुत ज़्यादा दी जाती है ताकि उनका हेल्दी बेबी हो, ठीक है, और न्यूट्रिशन की कमी ना हो। और विटामिन, क्योंकि ये सेल डिवीज़न में बहुत काम करता है, B9 जो आपका फोलिक एसिड है ये सेल डिवीज़न में काम करता है। और जब प्रेग्नेंट होती है वुमेन तो उनको क्या चाहिए, सेल डिवीज़न ही चाहिए ताकि हेल्दी बेबी हो। विटामिन B12, ठीक है, B12 कोबलामिन है आपका, ये पैरालिसिस हो गया, आपका एनीमिया हो गया, जितने भी नर्व्स प्रॉब्लम। और विटामिन B12 की आपको एक बात बता दूं, विटामिन B12 कभी भी मतलब आपके प्लांट फूड में नहीं मिलेगा, जितने भी प्लांट फूड है उसमें नहीं मिलेगा, या तो आपको मिलेगा एनिमल फूड में, हमेशा एनिमल फूड, ये याद रखना। तो जो प्लांट बेस्ड फूड पे डिपेंडेंट रहते हैं उनको विटामिन B12 के अलग से कैप्सूल लेने होते हैं, उनकी कमी होती है। और विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी, ये याद रखना। नेक्स्ट आपका आता है मिनरल्स। तो मिनरल्स की अगर हम बात करें तो मिनरल्स आर वेरी एसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी। ये प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत काम आते हैं। 2 तरीके के मिनरल्स हैं मेनली, इसमें भी 2 तरीके के, मैक्रो मिनरल, ठीक है, और ट्रेस मिनरल। मैक्रो में तो बता ही दिया, मैक्रो कोई भी आ रहा है तो ज़्यादा है, तो आपको पता है कैल्शियम, पूरी हड्डियाँ कैल्शियम से बनी हैं। फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस मतलब आपकी कैल्शियम और फास्फोरस में मिलके बनाते हैं आपकी बोन्स। मैग्नीशियम, सोडियम, आपको पता है नमक कितना खाते हैं हम, तो ज़्यादा ज़रूरत है। पोटेशियम, आपके हार्ट फंक्शन के लिए सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस होके ही लोगों की डेथ होती है जिम में या फिर जब कटिंग पे चल रहे थे। क्लोराइड एंड सल्फर। और ट्रेस मिनरल्स में बात करें जो कम मात्रा में चाहिए होते हैं, माइक्रो मिनरल्स, ये आपके होते हैं आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, आयोडीन, कोबाल्ट, क्लोराइड और आपका सेलेनियम। तो अब कैल्शियम की बात करें तो सबसे पहले तो केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल, ये Ca बोलते हैं, ये इतना आएगा नहीं एग्जाम में, एटॉमिक नंबर ये नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। 99% कहाँ फाउंड होता है आपके बोन्स में, और 1% कहीं फाउंड होता है आपके सॉफ्ट टिश्यूज में, तो ये याद रखना। फंक्शन क्या क्या है कैल्शियम के, फॉर्मेशन ऑफ बोन, टीथ, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, हार्ट, कार्डियक एक्टिन। और आपके सोर्सेज क्या क्या हो जाएंगे आपके मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। डेफिशिएंसी क्या क्या कर देगी आपके, डिजीज, रेट ऑफ ग्रोथ, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, बोन डिजीज, रिकेट्स, ये सब आएंगे। फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस से आपके मेनली ग्रोथ करते क्या, बोन, टीथ, हेयर, नर्व सिस्टम अच्छा रखता है, डेवलप करता है बॉडी में, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स एफिशिएंसी। अब इसके सोर्सेज क्या है, मेन क्या है, मिल्क, कर्ड, चीज, एग्स और फिश। सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम आपका है बेटर न्यूरो मस्कुलर रिस्पॉन्स, प्रिवेंटिंग फ्रॉम डिजीज ऑफ स्टमक एंड किडनी। ये आपके सी साल्ट, स्टोन साल्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स, इसमें आपका सोडियम मिल जाता है। अब डेफिशिएंसीज क्या क्या हो सकती है, क्रैम्प्स आने लगेंगे, क्योंकि जब आपकी बॉडी में सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस होता है, मतलब कि आपके इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। आपके जब मेडिकल स्टोर पे जाएंगे आप बोलेंगे इलेक्ट्रोल दे दो, इलेक्ट्रोल दे दो, तो इलेक्ट्रोल आप जब खरीदोगे, अगर आपको क्रैम्प आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोल पी लीजिए, आपके क्रैम्प्स कम हो जाएंगे, ठीक है। बॉडी में अगर थकावट हो रही है तो इलेक्ट्रोल ले लो, आपके, और ये दो हाइपर नाइट्रीमिया। नेक्स्ट आपका हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, सॉरी, ठीक है, डिहाइड्रेशन मतलब, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन, हाइड्रो, जहां भी आ गया वर्ड हाइड्रो वहां पर आ रहा है वाटर, ये याद रखना। और हाइड्रेशन मतलब वाटर से कोई चीज है, डी हो गया, जहां पर डी हो गया मतलब कोई चीज कम हो रही है वहां पर, सो डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो रही है यहाँ। तो ये भी इन तीनों चारों चीजों में जो भी कमी हो, आपको इलेक्ट्रोल ले लो, या फिर आप थोड़ा सा साल्ट प्लस शुगर थोड़ा सा, और साथ में ही आपको लेमन, ये तीनों मिला के
एक जूस या फिर एक कुछ बना सकते हो जिससे कि आपके ये इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है ट्रेस और माइक्रो मिनरल्स की बात करते हैं। तो आयरन ये कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको पता है, किस लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन में बॉडी में और रेड ब्लड सेल्स में ये प्रिपेयर करता है, ये फॉर्मेशन करता है। फंक्शन क्या था आयरन का, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मैन्युफैक्चर आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। सोर्सेज क्या है, पालक हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, गवावा हो गया। अब मैं बात बताता हूँ आपको कि आयरन की कैसे पहचान करेगी किस फल में आयरन है। तो जिस भी फल को आप काट के और साइड में रख दें 5-10 मिनट तक, अगर वो रेड हो गया अंदर से तो समझ लीजिए उसके अंदर आयरन प्रेजेंट है, ये याद रखना। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होगा, एनीमिया, क्योंकि आयरन है, खून बना रहा है, खून की कमी को क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, सीधी बात है। आयोडीन की बात करते हैं, आइए आयोडीन की बात करें तो आयोडीन सी साल्ट ये सब फूड में होता है और ये थायराइड ग्लैंड को फंक्शन अच्छे करने में मदद करता है। और थायराइड ग्लैंड में जो वहाँ सूजन आ जाते हैं उसको गोइटर बोलते हैं, सीधी बात है। अब ये फंक्शन ही अच्छा नहीं होएगा, आयोडीन अच्छा नहीं करेगा तो गोइटर हो जाएगा, स्वेलिंग ऑफ थ्रोट ग्लैंड। नेक्स्ट आपका वाटर है, ये तो सभी को पता होगा कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट है और 60 से 70% हमारी बॉडी में पानी रहता है। अब आप बोलेंगे सर पानी कैसे रहता है 60-70% बॉडी में, देखिए जितनी भी आपकी बॉडी के सेल हैं, सेल में पूरा 90% पानी भरा है, 98% पानी भरा है और हमारी बॉडी में हर जगह सेल प्रेजेंट है। फंक्शन ऑफ वाटर की बात करते हैं, आइए अब वाटर के फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो ये ब्रेकडाउन, जितने भी हमारा फूड के कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है, जितने भी न्यूट्रिशन है सबको ट्रांसपोर्ट करता है, इधर से उधर जाने में मदद करता है। बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारा यूरिन के थ्रू, स्वेट के थ्रू ये बाहर निकालता है। जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर देता है, क्योंकि जब अब अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट मार रही है तो आपको पता होगा पसीने आ जाएंगे। पसीने क्यों आ जाते हैं, ताकि बॉडी में थोड़ा सा ठंडक आए बॉडी के, ठीक है। तो ये टेम्परेचर मेंटेन करता है, प्रिवेंटिंग फ्रॉम बिकमिंग डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से कम, ठीक है। 3 से 5 लीटर तक पानी डेली पीना चाहिए एक साधारण इंसान को। अगर हम बात करें समरी की तो एनर्जी गिविंग कंपाउंड कौन कौन से हो गए आपके, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। बॉडी बिल्डिंग के कंपोनेंट हो गए आपके प्रोटीन, और प्रोटेक्टिव कंपोनेंट हो गए आपके विटामिन और मिनरल्स, और रेगुलेटरी आपके कंपोनेंट हो गए वाटर, ठीक है। सो ये समरी थी। अब ये बात करते हैं हम कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की। सो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, कम्युनिकेबल मतलब कोई चीज़ बातचीत कर रही है आपस में, मतलब कोई बात करके ही इधर उधर फैल सकती है चीज़ें। तो स्प्रेड फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, आराम से फैल जाएगी कोई भी बीमारी। कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड बाय द पैथोजन, ठीक है, कोई पाथ होता है उसका, वो पैथोजन कैसे क्या क्या हो सकता है, वो कोई भी पाथ हो सकता है आपका, बैक्टीरिया के थ्रू फैल सकती है, पैरासाइट्स के थ्रू, फंगल के थ्रू, वायरल के थ्रू, ठीक है। ये आपके पाथ होते हैं, कोई भी जिस कोई रास्ता होता है कम्युनिकेबल डिजीज का, ठीक है। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे कैसे क्या क्या हो सकते हैं आपके, मलेरिया, टाइफाइड, कोलेरा, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, टेटनस और एड्स। सो ये आपके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आपको बात करते हैं लिस्ट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरिया से फैलने वाली कौन सी है, देखिए कम्युनिकेबल तो हमने पढ़ लिया, कम्युनिकेबल के अंदर ही आ रही है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन कौन सी फैलेगी, बैक्टीरिया से फैलेगी आपकी कोलेरा हो गया, लेप्रोसी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्लेग हो गया, और आपका ये हो गया सिफिल्स हो गया, ठीक है। ये जितनी भी बीमारी हैं आपकी, एंथ्रेक्स हो गया, स्केलेटल फीवर हो गया, और ये आपका डिप्थीरिया हो गया, वूपिंग कफ हो गया, स्कारलेट फीवर, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिस्ट ऑफ वायरस, जितने भी वायरस से होने वाली है। अब वायरस से कौन कौन सी होगी, एड्स हो गया, एड्स बाय HIV। एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और HIV की क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। सो HIV की क्या बताई मैंने, ह्यूमन
इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, HIV। और एड्स की हो गई आपकी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सो ये HIV से फैलता है आपका एड्स। चिकन पॉक्स ये भी आपका ट्रांसफर होता है, छोटी माता जिसको बोल देते हैं आप। कॉमन कोल्ड जो है ये भी वायरस से फैलता है। डेंगू फीवर ये भी वायरस से, इन्फ्लुएंजा भी वायरस से, हेपेटाइटिस ये भी आपका वायरस से फैलता है। लीवर डिजीज है ये आपका। अब इसमें हेपेटाइटिस A, B, C, D, E ये आपके कितने टाइप के वायरस हो गए हेपेटाइटिस के? 5 टाइप्स के हो गए। तो ये कई बार एग्जाम में पूछता है कि हेपेटाइटिस कितने टाइप के होते हैं? 5। या फिर एग्जाम में दे देगा कि आपको ऑप्शन दे देगा A, B, C, K, कौन सा आपका हेपेटाइटिस नहीं है, कौन सा टाइप नहीं है। तो ये याद रखना A, B, C, D, E ये लाइन से हैं सारे, ठीक है। और ये मीसल्स मम्प्स हो गए आपके, और रेबीज हो गया, रेबीज, हाइड्रोफोबिया, ठीक है, ये वायरस से फैलने वाले रोग हैं। येलो फीवर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रोटोजोआ से फैलने वाले कौन कौन से रोग हैं? तो ये आपका एमोबियस, ठीक है। नेक्स्ट आपका है गिर्डियोसिस, काला अजहर जिसको बोलते हैं, काला बुखार, ब्लैक फीवर, और मलेरिया, ये आपके हैं प्रोटोजोआ से फैलने वाले लोग। देखिए मलेरिया यहाँ पर है, और यहाँ पर कौन सा था आपका? डेंगू फीवर। वायरस से फैलता है डेंगू फीवर, और मलेरिया किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से। ये याद रखना, ऐसे याद रख सकते हैं PM, मलेरिया जहाँ पर है PM है, और वायरस से VD या DV, ऐसे याद रखना। PM याद रख लेना, बस आप वो लगा दोगे। फंगल डिसीज, रिंगवॉर्म आपके जितने भी होते हैं, दाद खाद खुजली, ये सब, एथलीट फुट, ये सब क्या होता है? ये सब आपके फंगल इन्फेक्शन होते हैं। आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा सभी ने। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो फैल नहीं सकती, कितनी भी तगड़ी बीमारी हो जाए आप दूसरे को नहीं फैला सकते हैं, ये है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब ये कॉज होती हैं इन्फेक्शन एजेंट से, या फिर रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्टिकुलर पर्सन, कितनी भी हो जाए वो उसी पर्सन के अंदर रहेंगी, वो दूसरे पे ट्रांसफर नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन की डिजीज होती हैं, और ये स्लो प्रोग्रेस करती हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, 4 टाइप्स की हो गई आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एक हो गई आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर। नेक्स्ट आपका हो गया क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज और डायबिटीज। अब बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कौन कौन सी है। कार्डियोवैस्कुलर मतलब जिसमें आपका हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं आपकी, ठीक है, ये सब आपकी कार्डियोवैस्कुलर। कैंसर, स्किन कैंसर, बोन कैंसर, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर, और आपका इंटरनल और भी जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी में, किसी में भी कैंसर कहीं भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, तो ये कैंसर है। फिर क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज हो गई आपकी, जिसमें अस्थमा वगैरह ये सब आ गए। डायबिटीज हो गया आपका। ये सब बीमारी ऐसी हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल सकती। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड क्या होता है? ये इमीडिएट केयर होता है, किसी भी चीज़ का इमीडिएट केयर अगर आपने करा है तो ये किसी के लिए, किसी को मरने से बचाने के लिए अगर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, जो पहला स्टेप ले रहे हैं, वो ही फर्स्ट एड कहलाता है। तो इसकी नॉलेज होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड की बात करें तो नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके अंदर एक तरह से शांति की भावना और अलर्टनेस होनी चाहिए, ठीक है, एक्शन लेने की भावना होनी चाहिए उसके अंदर, विजिलेंस होना चाहिए, सेफ्टी, ठीक है, होनी चाहिए, और यूज़ ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। यूनिवर्सल प्रिकॉशन मतलब हर तरीके से उसको बचाव की ज़रूरत नहीं, कॉल फॉर हेल्प्स, ये प्रिंसिपल थे। सो नेक्स्ट बात करें तो ये जब अगर हम फर्स्ट एड की बात करते हैं, सो क्वेश्चन ये आ जाता है एग्जाम में कि फर्स्ट एड में डॉक्टर ABC क्या स्टैंड करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर में D स्टैंड कर रहा है डेंजर के लिए, R रिस्पॉन्स के लिए, A एयरवे, B ब्रीथ, और C करता है आपका सर्कुलेशन। नेक्स्ट आपका है फर्स्ट एड फॉर कार्डियक अरेस्ट। अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो उसके लिए फर्स्ट एड क्या होगी? सबसे पहले तो आपका कार्डियोपल्मोनरी
रेसिस्टेशन, तो मतलब रेसिस्टेशन मतलब CPR इसकी फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म भी आ जाती है कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन। सो ये कार्डियो मतलब क्या आता है, हार्ट, पल्मोनरी मतलब जो लंग से रिलेटेड है उसको पल्मोनरी बोलते हैं, रेसिस्टेशन मतलब प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग ऑफ साइकोलॉजिकल मतलब फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। सो CPR की अगर हम बात करें तो ये चेस्ट पे कंप्रेशन में यूज़ होता है मेनली, और इसके साथ में ब्रीथिंग देनी होती है। अगर हम बात करें आगे कैसे कैसे CPR देते हैं, तो अनट्रेन्ड अगर कोई आदमी है जिसको पता नहीं है CPR कैसे देना है, तो उसके 100 से लेके 120 मिनट तक वो बस क्या करता रहे, एकदम प्रेस करता रहे चेस्ट पे, और उसको ब्रीथ देने की ज़रूरत नहीं है, वो ब्रीथ नहीं दे सकता क्योंकि उसको पता नहीं है। लेकिन अगर कोई एडवांस लेवल का है जिसको पता है CPR कैसे देते हैं, तो सबसे पहले वो चेक करेगा, पल्स चेक करनी है उसकी, ब्रीथ चेक करनी है आ रही है कि नहीं आ रही। अगर कोई ब्रीथ नहीं आ रही है तो वो चेस्ट प्रेस करना चालू करेगा 10 सेकंड, ठीक है। विदिन 10 सेकंड वो चेस्ट प्रेस चालू करना पड़ेगा, दोनों हाथों से अपने चेस्ट पे प्रेस करेगा, और उसके बाद में वो रेशियो रखेगा 30 बार प्रेस करेगा, फिर 2 बार ब्रीथ देगा, ठीक है, ये याद रखना। और अगर कोई मतलब ट्रेंड है बट घबरा रहा है तो उसको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जो नए बच्चों को करना है या फिर नए किसी भी पेशेंट को देने के लिए करना है। मतलब जिसको आता नहीं है सेम वही 100 से 120 बार प्रेस करना है बस चेस्ट पे, ठीक है। और ये नोट दे रखा है कि जो बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, अगर वो CPR लेते हैं वो दे सकते हैं उनको CPR, लेकिन बहुत आराम से और ध्यान से। लेकिन जो न्यूबॉर्न बेबी है उनको CPR नहीं देना है। फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन एंड स्ट्रेन। अब स्प्रेन और स्ट्रेन के बारे में हम बात करते हैं। सो यहाँ पर स्प्रेन जो है और स्ट्रेन है, स्ट्रेन जो है वो आपकी टेंडन इंजरी है, टेंडन या फिर मसल इंजरी, ठीक है। वहीं पे अगर स्प्रेन की बात करें तो ये आपकी है लीगामेंट इंजरी। अब लीगामेंट क्या होता है, लीगामेंट ऐसा होता है जो बोन को बोन से जोड़ता है, उसको लीगामेंट बोलते हैं। जो मसल को बोन से जोड़ता है उसको टेंडन बोलते हैं। सो ये प्रोसीजर फॉलो करना होता है किसके बुक से। अगर बुक से आप पढ़ेंगे तो आपको राइस मतलब रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन, ठीक है, प्राइस बोलते हैं हम, ठीक है। अब जो राइस मेथड जिसने दिया था, एक आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ, राइस मेथड जिसने दिया था आप सर्च कर लेना किसने दिया था, उसी ऑथर ने, मतलब उन्होंने ही ये राइस मेथड को गलत साबित कर दिया। कहा कि ये राइस मेथड काम ही नहीं करता है एक्चुअली, ये बल्कि काम करने की बजाय जो हमारी बॉडी का नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस है उसको क्या करता है, डाउन करता है, कम करता है। खुद की बॉडी की जो हीलिंग प्रोसेस होती है वो कम होती है इससे। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन हमें तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो मैं वैसे नॉर्मल नॉलेज के लिए आपको बता रहा था। तो इसमें R स्टैंड होता है आपका रेस्ट के लिए, ठीक है, इंजर्ड पार्ट को रेस्ट देना है। दूसरा I स्टैंड होता है आइस के लिए, मतलब कि 4 से 8 टाइम दिन में कम से कम आपको बर्फ़ लगानी है, और एक बार में 20 मिनट तक बर्फ़ लगानी है। C स्टैंड होता है आपका कंप्रेशन, ठीक है, सपोर्ट देना उसको किसी भी तरीके से। E स्टैंड होता है एलिवेशन, उस पार्ट को एलिवेट रखना हार्ट लेवल से। नेक्स्ट आपका आता है कि फर्स्ट एड फॉर ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग में फर्स्ट एड क्या करें, फर्स्ट स्टेप रहेगा डायरेक्ट प्रेशर ऑन वुंड, जहां भी लगा है वहां पर डायरेक्ट दबा के रखें। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और लोग बाग इसको गलत कर जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्रेशर थोड़ी देगा, उसको क्लीन करेगा, ऐसे करके आते हैं। लेकिन डायरेक्ट प्रेशर ऑन वुंड करना है, फिर उसके बाद विद क्लीन क्लॉथ, ठीक है, जब तक मतलब ब्लीडिंग रुक नहीं जाती। दूसरा काम करना है, उसको एलिवेट करना है। अगर घुटने में लगी तो पैर को उठाना है, सुला देना है उसको। हाथ में लगी हाथ को ऊपर कर देना, हार्ट लेवल से ऊपर होगा तो ब्लड फ्लो स्लो होगा और कम खून बहेगा, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर उस पर बनाए रखना है। फर्स्ट एड फॉर बर्न्स, अगर कोई जल गया है तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले उसके कपड़े को उतार देने हैं जो भी जले हुए हैं उनको फटाफट से। और प्लेन वाटर नॉर्मल, ध्यान रखना ठंडा या बर्फ़ नहीं लगानी है, प्लेन वाटर यूज़ करना है, उसको प्लेन वाटर गिरा देना है उसके ऊपर, ठीक है।
और उसको कवर कर देना है, बर्न एरिया को कवर कर देना है, ठीक है, बैंडेज से या फिर किसी भी साफ कपड़े से, और डॉक्टर को बुलाना है फटाफट से, ज़्यादा जल गया तो। ओबिसिटी की बात करते हैं और मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, आप इसमें समझ जाएंगे कि मोटे अगर आप हैं तो आप कैसे कम कर सकते हैं अपने आप को। सो ओबिसिटी क्या होती है? एडिपोज टिश्यू साइंटिफिक लैंग्वेज है, जो भी हमारे स्टोर्ड फैट होते हैं, फैट को ही एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। एक्सेस ऑफ एडिपोज टिश्यू को ही ओबिसिटी बोलते हैं, मोटापा। ये मेनली क्या होता है, आपका बॉडी वेट 10% से ज़्यादा, अगर आइडियल बॉडी वेट से 10% ज़्यादा, जैसे 50 किलो आइडियल बॉडी वेट दे रखा है, तो आपका मान लो 60 हो गया, तो ये आपका मान लो 10% बढ़ गया, तो 10% से अगर ज़्यादा हो गया तो आपका ओवरवेट कहलाएगा। 20% से ज़्यादा हो गया तो आप ओबिसिटी मतलब ओबिस कहलाएंगे, ठीक है। और बॉडी मास इंडेक्स अगर आपका 30 और मोर देन 30 है तो वो बहुत ओबीस है, बहुत ज़्यादा। अगर हम बात करें, ये देखिए, अगर फॉर एडल्ट वुमेन ओबिसिटी एज फॉलोज, ओवरवेट इज बीएमआई क्या है, बॉडी मास इंडेक्स, इसकी फुल फॉर्म आती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, तो ये आपका ओवरवेट कहलाएगा। ओबिसिटी कब कहलाएगा? जब 30 से ज़्यादा है। बीएमआई मैं समझाऊंगा आपको आगे, बीएमआई क्या होती है। देखिए बीएमआई क्या होती है, बॉडी मास इंडेक्स, ये सबसे पहले ध्यान रखना, ये नॉर्मल पर्सन के लिए है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बिल्कुल लागू नहीं होती ये चीज़, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, कोई मान लो वेट लिफ्टर है या फिर कोई जूडो प्लेयर है, वो 100 किलो का है, तो अगर यहाँ पर मैं दे दूँ उसको 100 किलो बॉडी वेट है और यहाँ पर हाइट इन स्क्वायर मीटर में लगा दूँ, तो वो तो अनफिट क्या ओबिसिटी क्लास 3 में पहुँच जाएगा। लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल बंदों के लिए है ये, ठीक है। तो ये याद रखना, कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। उस बंदे का बॉडी वेट जैसे 100 किलो का है और हाइट उसकी मान लो 5 मीटर है, तो 5 मीटर का स्क्वायर कर देना है, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। ये ऐसे करके याद रखना आपको। बॉडी मास इंडेक्स उसका नॉर्मल लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये आपको याद रहना चाहिए, ये आपका एग्जाम में पूछ लेता है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है 18 से स्टार्ट होता है, ये अंडरवेट है 18 से नीचे वाला, 18 से ऊपर और 25 से नीचे वो आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अब 25 से चलाते जाए, 5-5 बढ़ाते जाना है, आपको ओवरवेट हो जाएगा 29 मतलब 30 तक लगभग। ओबिसिटी क्लास 1 आएगा 30 से 34 35 तक, 35 से आपका 40 तक लगभग, ये 40 के बाद आपका आएगा क्लास 3 1 2 3, ठीक है। 30 35 40 ऐसे याद रखना, 30 35 40, ये आपका बॉडी मास इंडेक्स था। अब नेक्स्ट आपका रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, अगर आपको हो गया, आप फैट हो गए बहुत ज़्यादा, तो कौन कौन से हो सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है आपको, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, नींद नहीं आएगी, लीवर डिजीज़ हो सकते हैं, अर्ली प्यूबर्टी हो सकती है आपको, और ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, अस्थमा हो सकता है आपको, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ओबिसिटी की बात करें तो सबसे पहले लाइफ में मॉडिफिकेशन लाना बहुत ज़रूरी है। डाइट से काम हो सकता है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, और फिजिकल एक्सरसाइज अगर कर सकते हैं तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इन दोनों से मिला के भी नहीं हो रहा तो मेडिसिन की तरफ जाएं, अगर इससे भी नहीं हो रहा ना तो सर्जरी की तरफ जाएं। अदनान साहमी को आपने देखा होगा, अदनान साहमी के देखिए कितने ज़्यादा पतले हो गए हैं। तो सबसे पहले देखिए सर्जरी किसको चाहिए, सर्जरी चाहिए अगर आपको बीएमआई आपका ऊपर जा रहा है, मतलब ओबिसिटी क्लास 3 में अगर आप हैं तो आपको सर्जरी से काम चलेगा, नहीं तो आपको ये जितने भी आपकी मेडिसिन है सबसे काम हो जाएगा। नॉर्मल तो आपको मैं, अगर आप मेरे अंडर में होते तो मैं आपको फिजिकल एक्टिविटी से ही करवा देता। अभी मेरे अंडर में जो ट्रेनर मतलब जो ट्रेनी काम चल रहा है उसका वजन की बात नहीं करता, लेकिन फैट बहुत कम हो गया है। अभी मैं इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ, अभी डालूंगा उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो, देखना कितना पेट था और अभी एब्स आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। डाइट बहुत रिस्ट्रिक्टेड है और वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। तो अगर कोई जिसका वेट मान लो कि 25 से 30 के बीच में है, ठीक है,
तो वो आपका डाइट से और फिजिकल वर्कआउट से चल सकता है। लेकिन 30 से अगर 40 किलो तो आपका मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा, और 40 से ऊपर है तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अब हम बात करते हैं मेन ट्रीटमेंट कौन कौन से होते हैं ओबेसिटी के लिए। तो डाइट और फिजिकल एक्सरसाइज का हो गया एक। तो दूसरा क्या है, डाइट शुड बी लो इन फैट। मैंने बताया था फैट क्यों लो होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स क्यों लो होने चाहिए, कैलोरी लो क्यों होनी चाहिए। बिग मसल एक्टिवेशन सच एज वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग आर द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स। सबसे ज़्यादा जंपिंग, ठीक है, ये बात बता दूं मैं आपको, जंपिंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है किसी भी चीज़ के लिए, अगर आपको कैलोरी ज़्यादा बर्न करनी है तो। अब BMI की बात करें तो ट्रीटमेंट मेथड फॉर ओबेसिटी, देखिए अगर आपका BMI इतना है तो आपको डाइट और इसमें चले जाएगा, इतना है तो मेडिकेशन की ज़रूरत है, और इतना है तो आपका सर्जरी की ज़रूरत है आपको। सर्जरी कौन कौन सी होती है, एक तो होती है आपकी बारियाटिक सर्जरी, ठीक है। बारियाटिक सर्जरी में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, फोटो के माध्यम से दिखाता हूँ। ये आपकी है बारियाटिक सर्जरी। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आपका यहाँ से नॉर्मल ये आ रहा है स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है, ड्यूडिनम, जूजिनम, इलियम। अब यहाँ पर ये आपका क्या करते हैं, डायरेक्ट ही आपका ये यहाँ से 2-3 तरीके की होती हैं। एक तो आपका बांध देते हैं यहाँ से, एक यहाँ पर छोटा कर देते हैं काट के पेट, ठीक है। तो 3-4 तरीके की आपकी सर्जरी होती है। इसमें एक सर्जरी ये भी होती है जिसमें डायरेक्ट ही पास कर देंगे, ठीक है, डायरेक्ट ही पास कर देंगे यहाँ से। और एक रहती है जिसमें साइज छोटा कर देते हैं, यहाँ रबड़ लगा देते हैं एक में। एक होता है जिसमें काट देते हैं, स्टेपलर कर देते हैं यहाँ पर। तो बहुत तरीके की सर्जरी हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं बारियाटिक सर्जरी। एक है आपका इलियो जूजिनल बाईपास। इलियो मतलब जो आपकी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, इलियम, जूजिनम और, ठीक है, इलियम, जूजिनम, ड्यूडिनम, ठीक है, ये 3 पार्ट हैं। इसमें क्या करते हैं, आपके डायरेक्ट काट के पास कर देते हैं, ठीक है, वहाँ से। और ये नेक्स्ट आपका है ये गैस्ट्रिक बैलून। ये आपका क्या करते हैं, इंजेस्ट कर देते हैं अंदर, बैलून डाल देते हैं ताकि खाना कम आए। कप के एक बार में आपके पेट में तकरीबन 6 कप के बराबर खाना आ सकता है, 6 कप। लेकिन ये काट के इतना कर देते हैं 1 कप ही आ पाता है बस। तो इससे लोगों को भूख लगती है बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करें, वो ओबेसिटी की यही है। नेक्स्ट आपका थेरेपी, ठीक है। थेरेपी क्या हो सकता है आपका, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ये सब आपको, ये देखिए लास्ट स्लाइड थी ये। अगर हम बात करें, जो फूड और ड्रग आपका, देखिए जो फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये एस्पिरेशन थेरेपी डिवाइस इंस्टॉल करने की परमिशन एक तरह से दे रखी है, जिससे क्या होगा, जो बॉडी की द स्टमक टू आउट ऑफ द साइड एंड डिक्रीज द कैलोरिक इंटेक, कैलोरी इंटेक कम होगी, जिससे कि ऑटोमेटिकली ओबेसिटी कम होगी। ये था आज का हमारा हेल्थ एजुकेशन का कंप्लीट वीडियो। और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, हमारी कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन की। स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्दी।